आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया महर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। हम इज्जत देते हैं और हम मौत का फैसला करते हैं। बकौल सहाफी नदीम मलिक के अल्फाज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के थे और आज इन्हीं लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। 35 साल तक पाक फौज का हिस्सा रहने वाले फैज हमीद ने GHQ में एडजुटेंट जनरल, रावलपिंडी में 10 कोर के चीफ ऑफ स्टाफ, पन्नू वकील में जनरल ऑफिसर कमांडेंट, ISI में DGC और DGI खिदमात सर अंजाम दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद मुल्क की तारीख के पहले DG ISI हैं कि जिन्हें 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है और अभी उनके खिलाफ मजीद केसेस पर समाअत जारी है। 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा का इतलाक आज से शुरू होगा। साबिक स्पाई मास्टर, कोर कमांडर पेशावर और भावलपुर, एडजुटेंट जनरल और बतौर वजीर आजम इमरान खान के राइट हैंड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की सजा से मुतल्लिक ISPR ने कहा है कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया और यह अमल 15 माह तक जारी रहा। ISPR के मुताबिक मुल्जिम के खिलाफ 4 इल्जामात पर कार्रवाई की गई। इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुतल्लिका अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल हैं। ISPR के मुताबिक तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद मुल्जिम तमाम इल्जामात में कसूरवार करार पाया गया है, जबकि अदालत की जानिब से दी गई सजा का इतलाक आज यानी कि 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। ISPR ने बताया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए, मुल्जिम को दिफा के लिए वकीलों की टीम मुंतखब करने समेत तमाम कानूनी हकूक फराहम किए गए। ISPR बयान में यह भी कहा गया है कि मुल्जिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। गो के एलामिये में यह वाज़ेह नहीं किया गया कि ये मामलात क्या हैं, ताहम फैज हमीद पर 9 मई 2023 के पुरतशद्दुद वाक़यात के तनाजुर में भी इल्ज़ामात लगते रहे हैं। 9 मई से मुतल्लिक केसेस की समाअत मुल्की सियासी मंजरनामे पर अहम तरीन नताइज का बाइस बनेगी, बिलखसूस इमरान खान की हिरासत, उनकी सियासत और उनके मुस्तकबिल से मुतल्लिक, क्योंकि हुकूमत बारहा ये दावा करती रही है कि 9 मई फौज में बगावत करने का एक मंसूबा था कि जिसमें तहरीक इंसाफ और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद दोनों मुलव्विस थे और उनका किरदार सबसे ज्यादा अहम रहा, कि जबकि इमरान खान भी माजी में मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि उन्हें 9 मई मुकदमात में फैज हमीद के जरिए तहवील में लिया जा सकता है। 9 मई के मुकदमात भी इस वक्त अदालतों में जेर समाअत हैं। फैज हमीद के वकील मियां अली इशफाक ने फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का अंदिया दिया है, जबकि वजीर इत्तलात अता तारड़ और मुस्लिम लीग नवाज के दीगर रहनुमाओं ने फैसले पर अपनी राय दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी गुरेज नहीं किया। मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो अपने वक्त के फ़िरौन थे। एक तो खान साहब खुद है और वो ताकत का नशा में पता नहीं क्या क्या धमकियाँ देता था, के साथ साथ एक ये जनरल फैज साहब जो अपने ताकत के नशे में ने क्या क्या किया। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत तारीखी फैसला है। फैज हमीद इन्वॉल्व थे, ना सिर्फ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी उनकी, PTI के सियासी मुशीर थे, स्टेट के खिलाफ इकदाम करने में उनका भरपूर किरदार है। तो बतौर सियासी एडवाइजर टू PTI उन्होंने ये तमाम इकदाम किए। तो ये बड़े संगीन जराइम हैं जिनके वो मुर्तकिब पाए गए हैं और हम समझते हैं कि एक शफाफ ट्रायल के बाद और एक लीगल प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आज इंसाफ हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो रेड लाइंस क्रॉस की थी वो फौज के इदारे में जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है उसकी भरपूर जो ड्यू प्रोसेस के बाद उनको आज जो है वो सजा हुई है। जनरल फैज हमीद साहब अपने रियासती मनसब को गैर आईनी तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। एक नेक्सस था, ये पूरा एक माफिया था और उसमें कुछ लोग उनके आलाकार थे। तो अभी जो आलाकार हैं, वक्त आ गया है कि इस तमाम गठजोड़ में जुड़े हुए तमाम अफराद का बिल्कुल एहतसाब होगा। फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा सुनाए जाने पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर लिखा है कि कौम बरसों फैज हमीद साहब और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। अल्लाह हमें माफ़ करे, ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझ के इसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने, आमीन। जनवरी 2017 से अप्रैल 2019 तक ISI में DGC और फिर 16 जून 2019 से 19 नवंबर 2021 के दौरान बतौर DG ISI खिदमात सर अंजाम देने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ
फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 10 दिसंबर 2024 को उस वक्त हतमी मरहले में दाखिल हुई जब उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट किया गया। ISPR की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दिफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ISPR के मुताबिक साबिक DG ISI को सियासी सरगर्मियों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस करार दिया गया है। ISPR के मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की रियासत की सलामती और मुफाद को नुकसान पहुंचाने और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मुर्तकिब भी करार दिया गया है। साबिक DG ISI पर सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाने का मुर्तकिब भी करार दिया गया। ISPR के मुताबिक मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाकयात में फैज हमीद के मुलव्विस होने से मुतल्लिक तफ्तीश भी जारी है। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाकयात में 9 में से जुड़े वाकयात भी शामिल तफ्तीश हैं। ISPR के मुताबिक बताया गया कि इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाकयात में मजमूम सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने यह वाज़ेह किया था कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक फराहम किए जा रहे हैं और वाज़ेह रहे साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर टॉप सिटी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू किए जाने के बाद हिरासत में लिया गया था। ISPR ने तब बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू की गई है। तर्जुमान पाक फौज ने बताया था कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं कि जिस पर उन्हें तहवील में लेकर उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद केस इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाक फौज जाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है और बिला तफरीक कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई करती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह की बिला तफरीक खुद एहतसाबी बाकी इदारों को भी तरगीब देती है कि अगर ज्यादती या सियासी मकासद के लिए कोई भी अपने मनसब को इस्तेमाल करता है तो उसको वो भी जवाबदेह करेंगे। रियासती इदारों पर अवामी एतमाद ही उनका बेहतरीन सरमाया है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का नाम पहली बार 27 नवंबर 2017 में उस वक्त सामने आया कि जब तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान ने फैजाबाद इंटरचेंज पर तकरीबन 22 दिन तक धरना दिया और इस्लामाबाद का रावलपिंडी से राब्ता मुनक़ता हो गया। नाज़रीन, इस दौरान पुलिस की तरफ से ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन फिर तहरीक लबैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए और इन मुज़ाकरात में जिस शख्स ने बतौर ज़ामिन इस मुआहिदे पर दस्तखत किए वो उस वक्त के DGC मेजर जनरल फैज हमीद थे। मुआहिदे पर उनके नाम के साथ बावसातत मेजर जनरल फैज हमीद लिखा गया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त ये मुआहिदा हो रहा था एन उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस शौकत अजीज सदीकी उस धरने के खात्मे के लिए एक केस की समाअत कर रहे थे और 27 नवंबर को यानी कि मुआहिदे के दिन दौरान समाअत जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने रिमार्क्स देते हुए कहा था कि पाकिस्तानी कानून में एक मेजर जनरल को सालिस बनाने का इख्तियार कहाँ दिया गया है। जिस बंदे का कोर्ट मार्शल होना चाहिए था उसे सालिस बना दिया गया। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी पर दबाव का आगाज 21 जुलाई 2018 को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से खिताब के बाद शुरू हुआ। इस तकरीर के बाद जस्टिस शौकत अजीज सदीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हो गया और फिर उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया गया था। अपनी बरतरफी के खिलाफ दायर दरख्वास्त में जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने ISI के मेजर जनरल फैज हमीद और ब्रिगेडियर इरफान रामे से मुलाकातों का अहवाल लिखा। उन्होंने लिखा कि मेजर जनरल फैज हमीद 2 बार उनके घर आए और दोनों बार इस्लामाबाद इंतजामिया की सरकारी गाड़ी पर आए। जनरल फैज हमीद पहली बार ISI सदर दफ्तर आपारा के सड़क खोलने के फैसले को वापस लेने का कहने के लिए आए, जबकि दूसरी मुलाकात में उन्होंने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में जेर समाअत अपीलों पर भी बात की। शौकत सदीकी के मुताबिक मैंने जनरल फैज के पूछने पर जवाब दिया कि अपीलें आइन और कानून के मुताबिक सुनकर फैसला किया जाएगा, जिस पर जनरल फैज हमीद का यह कहना था कि इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। शौकत सदीकी की दरख्वास्त में यह भी लिखा गया कि जनरल फैज हमीद ने कहा कि नवाज शरीफ की जमानत आम इंतखाबात से कबल नहीं होनी चाहिए और फिर ऐसा ही हुआ। मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज दोनों उस वक्त तक कैद रहे कि जब तक 2018 के इलेक्शन नहीं हो गए। कहा जाता है कि जिस वक्त इमरान खान वजीर आजम बने तो अगर फौज में कोई सबसे ज्यादा मुतहर्रिक या उनके करीब था तो वो कोई और नहीं बल्कि मेजर जनरल फैज हमीद थे कि जो उस वक्त ISI में DGC थे, अमली तौर पर इमरान खान का दाएं बाजू।
मेजर जनरल फैज हमीद के नाम की बाज़गश्त दूसरी बार 1 अगस्त 2019 को उस वक्त सुनी गई कि जब जनरल फैज हमीद बतौर DGISI का चार्ज संभाल चुके थे और चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश हो चुकी थी। सादिक संजानी के मुकाबले पर हासिल बिजिंजो ऑपोजिशन के उम्मीदवार थे। सेशन से कबल ऑपोजिशन मेंबरान की गिनती की गई और चूंकि ऑपोजिशन उस वक्त सेनेट में मेजॉरिटी यानी कि अक्सरियत में थी तो हासिल बिजिंजो और ऑपोजिशन इत्तेहाद पुरुम्मीद थी कि सादिक संजानी को ओहदे से बासानी हटा दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। सादिक संजानी जीत गए और हासिल बिजिंजो हार गए। और जब उनसे सवाल किया गया कि आपके बंदे तो पूरे थे, यू हैड द राइट नंबर्स, यू हैड द मेजॉरिटी, तो ये कौन लोग थे कि जिन्होंने सादिक संजानी को वोट दिया? हासिल बिजिंजो ने तब द इनफेमस सेंटेंस जुमला बोला कि ये जनरल फैज हमीद के लोग थे। ये जब अंदर गए हैं खुफिया रायशुमारी में, तो ये कौन लोग हैं 14 लोग जो ये जनरल फैज के लोग हैं। जनरल फैज ISI के चीफ है, जानते हैं आप, उसके लोग हैं। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होने के बाद तीसरी बार लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम उस वक्त सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैजाबाद धरना केस से मुतालिक अज़ खुद नोटिस केस का फैसला जारी करते हुए उन फौजी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया कि जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। अदालत ने आईन पाकिस्तान का हवाला देते हुए लिखा कि आईन पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज के अरकान को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों बशमूल किसी सियासी जमात, धड़े या फर्द की हमायत से रोकता है। आर्मी चीफ, बहरी और फिजाई अफवाज के सरबराहान को वजारत दिफा के तवस्सुत से हुक्म दिया जाता है कि वो फौज के इन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी सियासी जमात या ग्रोह की हमायत की। तमाम खुफिया इदारों बशमूल ISI, IB और MI और पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा को अपने मैंडेट से तजावुज नहीं करना चाहिए। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की तरह जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ दायर रेफरेंस में भी फैजाबाद धरने के तनाजुर में देखा जाता है, जिसका इजहार मौजूदा अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना अमल दरामद केस के दौरान किया। हुआ कुछ यूं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने सदर आरिफ अलवी की मंजूरी से काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदारती रेफरेंस दायर कर दिया, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया के असासजात पर सवाल उठाया गया। इस रेफरेंस को 2021 में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने अक्सरियत राय से कलअदम करार दे दिया, मगर इस रेफरेंस के दायर करने में भी जनरल फैज हमीद का नाम लिया जाता रहा। साबिक वजीर आजम इमरान खान भी इस रेफरेंस को दायर करना एक गलती समझते हैं और आज ये मौकफ अपना चुके हैं कि ये रेफरेंस ऊपर से आया था। चौथी बार लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम नवाज शरीफ ने 16 अक्टूबर 2020 को गुजरांवाला जलसे से खिताब करते हुए उस वक्त लिया कि जब वो इमरान खान पर तंकीद कर रहे थे। नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा, ये सौगात आपकी ही दी हुई हैं, आप ही इस परेशानी का मौजब हैं। जबकि फैज हमीद के बारे में कहा कि ये सब कुछ जनरल फैज हमीद के हाथों से हुआ है, उनको भी जवाब देना होगा। अक्टूबर 2020 के बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम दबे लफ्जों में इस्लामाबाद के सर्कल्स में जबान ज़द-ए-आम रहा, लेकिन फिर जनरल फैज हमीद इंटरनेशनल खबरों का मेवर उस वक्त बने कि जब अगस्त 2021 में तालिबान अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल रहे थे और जनरल फैज हमीद बतौर DGISI काबुल में चाय का कप हाथ में लिए सहाफियों को जवाब दे रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा। जनरल फैज हमीद की कैलकुलेशन गलत साबित हुई। इसके बाद कुछ भी ठीक नहीं हुआ और चूंकि तहरीक इंसाफ के क्लोज सर्कल्स में यह बात शुरू हो गई थी कि जनरल बाजवा के बाद जनरल फैज हमीद फौज के सरबराह होंगे और ये सेटअप 2028 तक चलेगा, ऑपोजिशन ने खतरे को भांपते हुए इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का फैसला कर लिया। यहां से खेल एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो जाता है और इस खेल के 4 किरदार हैं। पहला ऑपोजिशन, दूसरा लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, तीसरा जनरल कमर जावेद बाजवा और चौथा इमरान खान। इमरान खान की बतौर वजीर आजम कोशिश रही कि जनरल फैज हमीद को बतौर DGISI तैनात रखा जाए ताकि चीजों को मैनेज किया जा सके। खेल के दूसरे किरदार यानी कि ऑपोजिशन का यह मानना था कि इससे पहले कि जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ बने और कंपनी 2028 तक चले, इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक लाई जाए और इसे कामयाब करवाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी जाए। और फिर ऑपोजिशन ने ऐसा ही किया। मुस्लिम लीग नवाज ने फौजी क़यादत से राब्ते शुरू किए और अदम एतमाद का कार्ड खेलने की तैयारी अरूज पर पहुंच गई। कहानी के तीसरे किरदार यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा चाहते थे कि अगर जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनवाना है तो उन्हें किसी कोर की कमान सौंपना होगी। इस वजह से उन्हें DGI के ओहदे से हटाया जाना लाजमी है। इमरान खान ऐसा नहीं चाहते थे। खेल के अहम तरीन और चौथे किरदार लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद खामोश रहे क्योंकि उनके बिहाफ पर इमरान खान जंग लड़ रहे थे और फिर ये जंग जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान के दरमियान बदएतमादी की वजह बन गई। इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान
टसल शुरू हो गई और बात इस हद तक बिगड़ गई कि जनरल बाजवा ने इस्तीफे देने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक जनरल बाजवा को इस्तीफा देने से रोकने के लिए तहरीक इंसाफ के अहम तरीन वुज़रा उनसे मिलने उनके घर पहुंच गए और फिर उन्हें इस्तीफा वापस लेने पर कायल भी किया गया। इन्हीं हालात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DGISI तैनात कर दिया गया। ये वही वक्त था नाजरीन कि जब वजीर आजम इमरान खान तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात कर रहे थे और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इंकशाफ किया कि हमारे तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात चल रहे हैं और ऐसे हालात में DGISI को तब्दील नहीं किया जा सकता। मगर फिर ये इंकशाफ भी सामने आया कि मुज़ाकरात में एक नुक्ता सैकड़ों TTP दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस आबादकारी की इजाजत भी देना था, जिस पर आगे चलकर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कौमी असेंबली इजलास में तकरीर करते हुए शदीद तनकीद। यहाँ इस हाउस में इस जगह के ऊपर जनरल फैज और जनरल बाजवा बैठे हुए, हमें बताया गया कि तालिबान जो है वो शरीफ हो गए, अब वो वापस आ रहे हैं और पुरअमन हो और बस जाएंगे और हमारी बातचीत हमारा सारा जो उनके साथ हो। क्या नतीजा निकला है? तो पूछने वाला है उनको 86,000 जानें हमने दहशतगर्दी के लिए दी है और 1-2 अशखास ने मिलके उनके साथ जो है मुकमका कर लिया। लेकिन क्या हम खुद एहतसाबी करेंगे कि किन लोगों ने इनको ला के बसाया, किन लोगों ने इनसे कमिटमेंट ली और किन लोगों ने चाय की प्याली पकड़ के कहा कि सब ठीक हो जाएगा। बकौल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ इसी तकरीर के बाद उन्हें धमकियां भी दी गईं। फास्ट फॉरवर्ड नवंबर 2022 इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है और उन्होंने नाम लिए बगैर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मीर जाफर और मीर सादिक जैसे अलकाबात से नवाजना शुरू कर दिया। और ये वही वक्त था कि जब सदर आसिफ अली जरदारी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जनरल फैज हमीद अब खुड्डे लाइन लग चुका है। लेकिन फिर हालात ने उस वक्त करवट ली कि जब जनरल फैज हमीद का नाम मीडिया और तज्जियों की जीनत एक बार फिर बना, जब जनरल कमर जावेद बाजवा के आर्मी चीफ के ओहदे की मुद्दत मुकम्मल होने लगी। ऑपोजिशन ने कैंपेन शुरू कर दी कि इमरान खान जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनवाना चाहते हैं और ऐसा करने के बाद वो ऑपोजिशन को बिल्कुल क्रश कर देंगे। इमरान खान चाहते थे या नहीं, मगर तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद कायदीन जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनने देखना चाहते थे। इमरान खान इस हद तक चले गए कि उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर भी कर डाली और सियासी तज्जियाकारों का यह मानना है कि वो ऐसा इस वजह से कर रहे थे कि जनरल सैयद आसिम मुनीर किसी सूरत आर्मी चीफ ना बन सके और क्योंकि उन्होंने इमरान खान को बुशरा बीबी की करप्शन के खुलेआम सबूत फराहम किए थे और उन्हें ओहदे से हटाने की इमरान खान ने इतनी जिद की कि जनरल आसिम मुनीर को छुट्टी वाले दिन यानी कि इतवार के दिन ट्रांसफर कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की जगह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने DGISI का ओहदा संभाला और यहां से उस दोस्ती का आगाज हुआ कि जो तारीख का हिस्सा है। जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनते ही लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने ओहदे से रिटायरमेंट का फैसला किया। हालात खामोशी से चल रहे थे, मगर फिर 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में पुरतशद्दुद एहतजाज शुरू कर दिया। फौजी तंसीबात समेत दीगर इमारतों में तोड़ फोड़ की गई, हसास इमारतों के सामने एहतजाज किया गया और ऐसा ही एक एहतजाज GHQ के सामने और कोर कमांडर हाउस लाहौर में भी हुआ। और मौजूदा वजीर दिफा का यह मानना है कि इन सब के पीछे जनरल फैज हमीद ही थे। फौज से कबल अज वक्त रिटायरमेंट के बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद मुकम्मल सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। मीडिया पर कभी कभार उनका नाम लेकर तनकीद हो जाती थी, मगर कोई केस सामने नहीं आया। मगर फिर 8 नवंबर 2023 को सब कुछ बदल गया। टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कंवर मोइज अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की कि जिसमें उन्होंने बराह रास्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम आयद करते हुए अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि 12 मई 2017 को पाकिस्तान रेंजर्स और ISI के एहलकारों ने दहशतगर्दी के एक मुबैना मुकदमे की आड़ में टॉप सिटी के दफ्तर और मोइज अहमद खान के घर पर छापा मारा। इस छापे के दौरान उनके घर से सोना, हीरे, नकदी और मुतअद्दिद कीमती अशिया कब्जे में ले ली गई। मोइज अहमद खान ने दरख्वास्त में मजीद कहा कि इस वाक़ये के बाद फैज हमीद के भाई सरदार नजफ ने सालिसी की और मसला हल करने की कोशिश की। मोइज अहमद खान की बरियत के बाद फैज हमीद ने मोइज खान के एक रिश्तेदार के जरिए भी उनसे मुलाकात का बंदोबस्त करने के लिए राब्ता किया। इस मुलाकात के दौरान फैज हमीद ने छापे के दौरान छीने गए 400 तोला सोने और नकदी के सिवा बाकी सब चीजें वापस करने की पेशकश की।
सुप्रीम कोर्ट में कंवर मोइज अहमद खान की इस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए 9 नवंबर 2024 को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ तहकीकात का हुक्म देते हुए दरख्वास्त गुजार को साबिक DGISI और उनके मुआवनीन के खिलाफ शिकायत के अजाले के लिए वजारत दिफा समेत मुतलका फौरन से रुजू करने का हुक्म दिया। अदालत ने यह भी निशानदही की कि दरख्वास्त गुजार बदनीयती पर मबनी मुकदमा चलाने पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और दीगर रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ सिविल या फौजदारी अदालत में केस दायर कर सकता है। इस हुक्म के बाद पाकिस्तान आर्मी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके साथी जजेस पर मुश्तमिल बेंच की हदायत पर मनोवान अमल करते हुए एक मेजर जनरल की सरबराही में आला सतही कमेटी की सरबराही में इंक्वायरी 17 अप्रैल 2024 को तश्कील दे दी ताकि जनरल फैज हमीद के खिलाफ दावों की तहकीकात की जा सकें। इस कमेटी ने फौज के सीनियर तरीन रिटायर्ड अफसर के टॉप सिटी केस में मुलव्विस होने की गैर जानिबदाराना और पेशावराना इंक्वायरी मुकम्मल करते हुए 12 अगस्त 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दिफात के तहत मुनासिब तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी और उनके बाकायदा फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का आगाज करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लिए जाने और उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के बाद उनके सबसे बड़े हमायती इमरान खान की तरफ से मुतजाद बयानात सामने आते रहे। अडियाला जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान का पहली बार मौक़िफ़ 15 अगस्त 2024 को सामने आया, जिसमें इमरान खान ने कहा कि फैज हमीद मुल्क का असासा थे जिन्हें ज़ाया कर दिया गया। मेरा फैज हमीद से कोई ताल्लुक नहीं, उनसे तफ्तीश फौज का अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या, सबका एहतसाब करिए। साथ ही इमरान खान ने यह भी कहा कि अगर 9 में फैज हमीद ने करवाया है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसके अलावा इमरान खान ने यह भी कहा कि मेरा जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट के बाद उनसे कोई राब्ता नहीं रहा, लेकिन फिर यह भी कहा कि मुझे लगता है कि जनरल फैज हमीद को मेरे खिलाफ वादामाफ गवाह बनाया जाएगा, उनसे मेरे खिलाफ बयान दिलवाया जाएगा और मेरा केस मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाया जाएगा। और फिर इमरान खान ने 21 अगस्त 2024 को जनरल फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा करते हुए कहा कि इस ट्रायल में मीडिया को अदालत जाने और कवरेज करने की इजाजत दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क को फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। इससे रजीम चेंज और 9 मई की साजिश बेनकाब होगी। वाज़े रहे लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के इन ऑफिस सियासी असर रसूख का अंदाजा साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के इस बयान से बखूबी लगाया जा सकता है। इसी इंटरव्यू में परवेज इलाही साहब ने यह इंकशाफ भी किया था कि पेशावर से उनसे राब्ता किया जाता है और गुमान यही था कि पेशावर से राब्ता फैज हमीद साहब ही कर रहे थे और इसी किरदार को बुनियाद बनाकर मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर चुके हैं। बिलाखिर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुतालबे पर अमल हो चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है, मगर साथ ही ये मुतालबा भी सामने आया है कि फैज हमीद की सियासी सरगर्मियों से मुतल्लिक भी कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए कि जो उनके साथ थे। सेनेटर फैसल वाडा की पेशन गोइयां अब तक सख्त साबित हो रही हैं। 14 साल कैद के बाद फैज हमीद को दीगर केसेस में मजीद कितनी सजा होने वाली है और वो कौन लोग हैं कि जिन्हें फैज हमीद के अलावा सजा होगी। हमारे साथ वक्फे के बाद सेनेटर फैसल वाडा ही मौजूद होंगे। वापस आने का शुक्रिया। सेनेटर फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, अहम तरीन तारीखी ये फैसला है, पहली दफ़ा एक इतनी तगड़ी एजेंसी के साबिक सरबरा को वन ऑफ देयर ओन कन्विक्ट किया गया है। पहल तो फरमाई दीजिएगा सर, कुछ क्लैरिटी चाहिए। 4 इल्ज़ामात लगे हैं और लिखा गया है मुलजिम को तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार करार देते हुए उनको 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है, लेकिन एंड में आखिरी लाइनों में कहा गया है कि मुजरिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत के जरिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेकाम पैदा करना, इसके अलावा बाज़ दीगर मामलात में मुजरिम के मुलविस होने के मामले को अलहदा तौर पर निपटा जाएगा। तो ऊपर भी सियासी सरगर्मियां हैं लेकिन नीचे भी अलहदा निपटा जाएगा। तो जरा बता दीजिएगा, ये 14 साल का कोई ब्रेकअप है या ऊपर भी सरगर्मियां सियासी जो प्रूव हो चुकी हैं और मजीद और भी होनी है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो बहन आपको याद होगा कि 9 मई से 1 साल पहले मुझे निकाल दिया गया था क्योंकि मैं इसी चीज से रोक रहा था। मैं खान साहब को कह रहा था ना जाओ, इस रास्ते वापसी नहीं होगी, मुझे निकाल दिया। उसके बाद जब लोगों के तस्वुर में भी नहीं था, तभी मैंने आपसे कहा था खास फिर फैज हमीद का, फिर टाइम, फिर उसकी सजा और जो भी था वो रिटर्न ऑन द वॉल था।
अब इसमें जो अभी चीज है वो याद रखें कि ये एक केस और 4 इल्जामात की सजा है 14 साल। अभी बाकी दीगर केस का ट्रायल चल रहा है जिसमें फैज हमीद अब इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई समेत गवाही भी देंगे और एविडेंस भी दे रहे हैं। तो उसके बाद 9 मई के केस के अंदर नथी हो जाएंगे, शिकंजा इमरान खान साहब के इर्द गिर्द आ जाएगा। जो मैं बता रहा था पूछना चाह रही थी और जो पार्टी से निकल गए कि 9 मई के मुकदमात इमरान खान के खिलाफ ज़ेर समाअत हैं, फैसला आया नहीं है, मगर इसके अंदर अगर ऐसी कोई तजवीज़ साबित हो गई सियासी राब्तों की, सियासी कायदीन या लीडरान भी शामिल होंगे कि नहीं? तो आप मुझे खबर दे रहे हैं कि साबित हो चुकी हुई है और अब ये इनएविटेबल है कि इमरान खान साहब भी नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये रिटन ऑन द वॉल है और इस तरफ ही हम जा रहे हैं। जो जब वो शवाहिद गवाही देंगे तो बिल्कुल इसमें अबहाम, इफ एंड बट एनालिसिस नहीं है, ये क्लैरिटी के साथ है कि 9 मई के अंदर इमरान खान साहब, उनकी पार्टी, जिन भूत और वो लोग जिन्होंने अपने इंसाफ की कुर्सी पे कलम से इन मुल्क दुश्मनी को फैसिलिटेट किया था, समेत उन लोगों के जो 9 मई के बाद हाथ उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे और 9 मई में शामिल थे, वो सब भी जुमरे के अंदर आएंगे। तो सर ये बताइएगा कि राब्तों के शवाहिद मौजूद हैं? राब्ते इज अ वेरी स्मॉल वर्ड। राब्ते इज अ वेरी स्मॉल वर्ड। ये तो बहुत छोटी सी बात आप मुझे कह रही हैं, पूछ रही हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस 9 मई के अंदर समेत जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और ये DGI थे, उस वक्त के भी इकदामात भी शामिल होंगे शवाहिद और गवाही के साथ। ये मेरी गवाही आपकी गवाही नहीं है, ये उस वक्त के तगड़े तरीन आदमी जो डबल पावर से चल रहा था, फैज हमीद लेफ्टिनेंट जनरल DGI, वो वैसे ही बला होता है और वजीर आजम की पुष्पाई मिल जाए और गठजोड़ हो जाए तो वो डबल बला बन जाता है। और याद रखें कि ये सब की शुरुआत भी फैज हमीद जिस जगह के कोर कमांडर से, वहीं से शुरू हुई थी। अगर आप अपने आर्काइव से निकालें तो पहला धरना टाइप टेस्टर उन्हीं की कोर कमांडरशिप में, उन्हीं के ऑफिस के बाहर शुरू हुआ था, वहां से सब चीजें बिल्टअप हुई थी। तो मैं तो रोकता रहा ना, मैं तो रोकता रहा, लड़ता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, नहीं माने। तो इसके अंदर अब अंजाम एनालिसिस हो जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी। सेनेटर साहब, इमरान खान तो ये भी कह चुके हैं कि मेरा जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट के बाद उनसे कोई राब्ता नहीं रहा, लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि जनरल फैज हमीद को मेरे खिलाफ वादामाफ गवाह बनाया जाएगा और उनके खिलाफ बयान दिलवाया जाएगा और फिर उनका भी केस मिलिट्री कोर्ट की तरफ ले जाया जाएगा। सही कह रहे हैं खान साहब, सही उन्होंने समझा है? देखिए, सबसे पहली चीज ये कि जब कोई चीज करता है उसको पता होता है कि इसके फवाइद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि खान साहब ने फैज़ हमीद को तो अपना सबसे बड़ा असासा करार दे दिया गया और फैज़ हमीद के अलावा उन्होंने दुनिया के हर आदमी को बुरा भला कहा है, हर आदमी पर अटैक किया है। क्यों? और ये जो फैज़ हमीद जो उनकी इस्तेमाल हो रहे थे, जो उनकी हदायत ले रहे थे, जो अवानों की चीज़ें मामला संभाल रहे थे, वो फैज़ू डार्लिंग जो थे और जो जिन बूथ थे, उनका मिल मिलाप की क्लैरिटी इससे ज्यादा क्या हो सकती है आपको कि कोर कमांडर जहां के थे फैज हमीद, वहीं से पहला टेस्ट चढ़ाई का वहीं से शुरू हुआ है। छोटी चढ़ाई थी, क्यों कैलकुलेटेड थी, वो आगे कोर कमांडर थे। और ये तो आप कहेंगे ना कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो खुद बताएगा, वो तो वो एविडेंसेस देगा जो किसी ने तस्वुर नहीं किया, क्योंकि फैज तो अपने घर में ही बात करता था, ईवल तो था वो, तो वो उसकी भी रिकॉर्डिंग, उसके भी शवाहिद रखता था। और ये रिकॉर्डिंग में मबनी शवाहिद नहीं है और फैज की गवाही और शवाहिद देने से फैज की सजा में कमी नहीं होने जा रही, वो इंटैक्ट ही अपनी जगह के ऊपर। तो क्लैरिटी रखें कि आप इस शिकंजे के अंदर कोई बाहर ही निकल सकेगा। जिसका खच्चा था, जो मैं बोलता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, रोकता रहा, वो हो गया। ठीक है, तो सर अब इस कन्विक्शन के बाद, के बाद और मजीद जो प्रोब अब किया जाएगा, क्या आप इमरान खान के खिलाफ मुकदमा फौजी अदालतों में चलते देख रहे हैं? देखिए, ये तो कबल वक्त है, शवाहिद के ऊपर है कि वो शवाहिद अगर फौजी इदारे से मुंसलिक हो गए तो इसको रूल आउट नहीं कर सकते आप, लेकिन अगर वो सिविलियन हद तक ही रहे, सियासी हद तक ही रहे, उसका नुकसानात
तो वो सिविलियन सेनेटर साहब आपको वाजे कर दूं कि लाहौर कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, पिंडी जीएचक्यू के बाहर जो है वो हमला किया गया। तो कहने का मकसद ये कि अगर ये शवाहिद सामने आते हैं तो सर कोई भी ऐसा आपका कमांडर जो है, कमांडिंग ऑफिसर जो है दोनों जगह का, पिंडी का या लाहौर का, तो वो तो दरख्वास्त दे सकता है अदालत में कि हमें हैंड ओवर किया जाए कोई भी सिविलियन लीडर। सो इस तनाजुर में मैं कह रही हूं कि आप देख रहे हैं कि इमरान खान, क्योंकि अभी भी उनके खिलाफ 9 मई का जो ट्रायल है वो नहीं कर रहे, रूल आउट, फौजी ट्रायल हो सकता है इमरान खान का। मैं रूल आउट तो नहीं करूंगा इस पॉसिबल, यही पूछ रही हूं। क्यों? देखिए जी, अगर शवाहिद दे देता है और एक पहला सिविलियन ट्रायल तो नहीं होगा ना, पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल इट डिपेंड्स। नहीं है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं हमारे सामने नहीं है। देखिए, रूल आउट तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं कर सकता। अगर आपने मिसाल के तौर पर अगर खुदा ना खास्ता अब्दुल गफूर ने कोई काम किया, उससे कोई फौजी को नुकसान हो गया, तो वो तो अब्दुल गफूर की तरफ आएगा ही ना, वो पाकिस्तान के किसी और कोर्ट में तो नहीं चल सकता। लेकिन वो तो डिपेंड करता है शवाहिद के आते हैं। और सर रूल आउट मैं कभी भी नहीं करूंगा इस पॉसिबिलिटी को। बिल्कुल। और सर ये इमरान खान कहते थे कि एजेंसियां हमारे बंदे इकट्ठे करके देती थी, चाहे बजट हो या दीगर इस तरह की लेजिस्लेशन हो। 21वें ग्रेड का एक अफसर जो है वो इतना हावी था आप लोगों की हुकूमत में, आप तो खुद वजीर थे, मेरी कुछ मालूमात में भी है बहैसियत वफाकी वजीर आपका भी एक दफा टाकरा हुआ जनरल फैज हमीद से, वो जरा मुख्तसरन बताइएगा क्या हुआ था। देखिए जी, आपकी बिल्कुल एनालिसिस, आपकी खबर बिल्कुल ठीक है, लेकिन बला की चीज होता है लेफ्टिनेंट जनरल खुद, और बला की चीज होता है DGIS है, और बला की चीज डबल बला बन जाती है जब वो वजीर आजम के साथ नथी हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, उसकी पुष्ट पनाही और उसकी पूरी पावर उसको मिल जाती है। इसमें तो कोई शक नहीं, और ईवल था ये आदमी। नंबर 1। नंबर 2, हाँ मेरा टाकरा हुआ, मैंने दो दफा डिस्क्वालिफिकेशन की, मैंने नैब देखे, मैंने बहुत तकलीफें देखी, और मेरे वजारत के सेक्रेटरी को उठाया गया, जिसपे मैंने इसके साथ बरमला DGIS है, इसके कमरे में जाके इससे लड़ाई की। आपको याद होगा वो सह सुर्खियां भी थी। If I'm not wrong, इन्होंने आपको कॉल करके बड़ी धमकी दी थी एज अ फेडरल मिनिस्टर, बदतमीजी से बात। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और उसके बाद नहीं, बदतमीजी बहुत छोटा सा वर्ड है, ठीक है, बहुत छोटा वर्ड आप कह रही हैं। मेहरबानी आपकी, उन्होंने मुझसे ऐसे बात की थी जैसे किसी जानवर से आदमी बात करता। तो मैंने जवाब में उनको ये कहा था कि फिर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, और इमरान खान साहब ने मुझे फिर रोका, मेरा सेक्रेटरी मुझे वापस किया। वहां से पहली लड़ाई शुरू हुई। दूसरी लड़ाई शुरू हुई जब इन्होंने फील्डिंग लगाई फैज हमीद ने मिलकर, उस वक्त DGIS है आसिम मुनीर साहब के लिए, और मैं आसिम मुनीर साहब के पास एज फेडरल मिनिस्टर गया। मैंने कहा ना शवाहिद दें सारे, आपकी फील्डिंग लग गई। उन्होंने कहा तुम वाउडा मुझे अपने मुल्क और वजीर आजम से गद्दारी करने को कह रहे हो, बेईमानी करने को कह रहे हो। फिर जब वो मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस में मिले, मैंने कहा मैंने आपसे कहा था, उन्होंने कहा अल्लाह पे छोड़ दो। तो वहां के बाद वो पहली बात थी जब उसके बाद इमरान खान साहब ने मुझे 15 साल के अंदर बहुत ऊंची आवाज में बात की, जिसके बाहर तक आवाजें गई, और फिर मैच ओपन हो गया, और उसके बाद में तकलीफों में आ गया। और शरबती अथर बिल्ला जो है, उसने इसकी फरमाइश पे मुझे अनप्रेसिडेंटेड 2 दफा डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ दी। तो ये तो है। और ऐसे कलम ये सारा कुछ तो आपने बिल्कुल कहा कि वो दहशत ऐसी होती है, और बाकी अगर ये हमने देखा भी, मगर ये सब कुछ क्या जनरल कमर जावेद बाजवा के इल्म में नहीं था? क्या उनको पता ही नहीं था ये सब कुछ हो रहा है? या इधर वर्ड यूज किया गया प्रेस, अंग्रेजी वाली प्रेस रिलीज में, इन कहूट्स, तो मैं उसी को यूज कर लेती हूँ, वर दे इन कहूट्स विद ईच अदर? देखिए, मैं आपको उर्दू जबान में समझा देता हूं। देखिए, DGIS है जब प्राइम मिनिस्टर के साथ हो जाता है तो वो एब्सोल्यूट पावरफुल हो जाता है। ये आप कहें कि बाजवा साहब की नेग्लिजेंस नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन बाजवा साहब को जब तक पता चला देर आए दुरुस्त आए, तो जब तक वो आए और उन्होंने इनको हटाने की कोशिश की तो फिर मैच पड़ गया। तो इसलिए वो बरी जुम्मा हो जाते हैं। अगर वो हटाते नहीं, क्योंकि देर से उनको खबर मिली, ठीक है, नेग्लिजेंस तो है, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस नेग्लिजेंस के जब हटाने आए तो मैच पड़ गया। तो इसलिए वो बरी जुम्मा हो गए, और बरी जुम्मा इसलिए हो गए कि एब्सोल्यूट पावर में था DGIS है, और ये उस वक्त का DGC भी रह चुका है। तो इमरान खान साहब का तो ये लाडला था, और जिन भूतों का भी ये लाडला था। और जो मैं आपको वक्त से पहले जब कोई तसव्वुर नहीं कर रहा था, तब से मैं आपको खास खास जिन भूत कीड़े मकोड़े बोलता रहा, फिर नाम लेके बताया। तो मैं तो कई सालों से आपको बातें बता रहा हूं, और जो मैं आगे भी बता रहा हूं इंशाल्लाह वो भी ठीक होंगी। इमरान खान साहब को जिधर पहुंचाना था, जिससे मैं रोक रहा था, उधर पहुंचा दिया। आज PTI में, असली PTI में मातम का दिन है। अब अल्लाह की जात तो कर सकती है
दुनियावी, कानूनी और इंसानी तौर पे वापसी अब मुमकिन नहीं है। और इस शिकंजे के अंदर इमरान खान साहब बिल्कुल आ गए हैं, समेत पीटीआई के, समेत इंसाफ के कलम चलाने वालों के, समेत पीटीआई के लोगों के। फैज हमीद इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे? वादा माफ गवाह में उनको सजा में कोई कमी नहीं होगी। वो गवाही देंगे और एविडेंसेस दे रहे हैं, गवाही भी दे रहे हैं, एविडेंसेस भी दे रहे हैं। और एविडेंसेस इतने ब्लैक एंड व्हाइट होंगे कि आपको जो जिस कौम का मिजाज है, जब वो प्यार करती है तो शिद्दत से करती है और नफरत भी शिद्दत से करती है। ये तो क्रेडिट आप सिपा सलार फील्ड मार्शल को दें, जिसने नॉट ओनली कि जंग जीती अपने 10 गुना बड़े दुश्मन से, बल्कि प्रेसिडेंट बुनियाद जस्टिस की, इंसाफ की अपने इदारे से शुरू की है। तो जब आप अपने इदारे में अपने लेफ्टिनेंट जनरल DGISI को नहीं छोड़ेंगे तो क्या पाकिस्तान से कोई बड़ा है? ना कोई जज, ना कोई जनरल, ना कोई लीडर, ना कोई सियासी लीडर। सर जरा सा मुझे जरा सी और वजाहत दे दीजिए, क्या 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात में फैज हमीद का हाथ है? और क्या इसके अंदर हसास मालूमात लाइक मैप्स ऑफ आर्मी इंस्टॉलेशंस, द स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, ये सब कुछ है? जब मेरी बहन, मैं कह रहा हूं कि जब फैज हमीद कोर कमांडर थे तो पहला टेस्ट ट्रायल एजिटेशन का उधर से आगाज हो सर, 280 से ज्यादा इंस्टॉलेशंस पे हमला हुआ था ना, तो यू थिंक कि ही तो मुझे एक बात बताए ना। हाँ। नहीं, आई डोंट थिंक, आई एम नॉट थिंकिंग, आई एम सेइंग, आई एम क्लियर, आई एम एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, एब्सोल्युटली। आपके घर का पता सिर्फ आपका मियां काशिफ आप बता सकती है, आपके अंदर बच्चे या उनके रहने। सर अब 2039 तक 14 साल इनके, 14 साल इनके 2039 तक होंगे पूरे। अब ये फौज की तहवील में ही रहेंगे तब तक? फैज हमीद साहब जाहिर बात है मेरे और आपके घर में तो नहीं रहेंगे। ठीक है, मैं यही जानना चाह रही हूं क्योंकि अब कोई इस तरह के कोई पहली दफा हुआ है ना सर, ये तो कोई फैसिलिटी या कुछ तो इंतजाम किया जाएगा। मगर ये अब ये हाई कोर्ट से भी अपील कर सकते हैं, लेकिन फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी ये माफी की अपील कर सकते हैं, उधर से ये उम्मीद लगा सकते हैं। देखिए जी, फील्ड मार्शल CDF की अगर हिस्ट्री देखें उनकी सर्विस की, तो बड़ी क्लियर रखें कि अगर ये फील्ड मार्शल की हद तक भी साजिश होती तो डेफिनेटली बाय फार माफी थी। लेकिन जब पाकिस्तान, उसके शहीद और उसकी फौज की बारी आ जाएगी तो 0.00001% भी चांस नहीं है। एब्सोल्युटली नो चांस एट ऑल। और आपने कहा कि आज तो मातम होना चाहिए तहरीक इंसाफ में। आज तो चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी ने कहा है कि PTI सियासी जमातों से मुज़ाकरात की हामी भर चुकी है और ये चाहती है, तो इट्स अ नॉन स्टार्टर, ना टाइम वेस्ट करे। देखिए, ना आरजी, ना अहल, नालायक वजीर आला, जो जिसको बताना पड़ता है कि मैं वजीर आला हूं, -1 के फॉर्मूले में सब चले गए हैं, उसको भी अपनी कुर्सी बचानी है। लेकिन मेरी वर्डिंग आप बड़ी क्लियर रखना, ना अहली, बैन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस, 9 मई के भगौड़े, उनको KP से लाना, मंतकी अंजाम तक इन केसेस को पहुंचाना, गद्दारी, हिंदुस्तान से कनेक्शन, इन सब चीज़ों को आप एक पेपर पे लिख लें। जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे डबल इम्पैक्ट से उस पर टिक लगेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि -1 PTI कर चुकी है अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 4 घंटे में कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, रीट्वीट तो वो कर ही नहीं रहे हैं, पहला सिग्निफिकेंट, और उन्होंने ला ताल्लुक भी कर ली है। और अब आरजी, नाअहल, नालायक CM भी अपनी CMship बचाते हुए इमरान अहमद खान न्याजी 10 सेकंड की वीडियो सब साइड पर, अच्छे बच्चों की तरह आएंगे, ड्रामा करेंगे, निकल जाएंगे। मैंने आपको कहा था ये इसी तर्ज की सियासत कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमने तो माइनस कर दिया है, सिर्फ हमें 10-20 सेकंड की वीडियो चलाने दो। फिर इसमें एक एलिमेंट है जो और आगे बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, वो चाहता है कि धावा बोला जाए, जेल तोड़ी जाए, जिसका जिक्र हो चुका है पब्लिकली PTI की तरफ से, ताकि खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो, 40-50 साल तक ये करें, तो उसकी जुमरे में जब सिचुएशन आएगी तो जेल बदल दी जाएगी। वो आज तो मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन 1.5-2 महीने में जरूर पॉसिबिलिटी है जिस तरीके से अंदर प्लानिंग होगी। तो यहां बड़े ईवल PTI वाले प्ले कर रहे हैं और कौम को पता चल रहा है, मैंने रोका जिस चीज से वहां पहुंचा दिया उन्होंने, और ये सब मजे ले रहे हैं। अब आपने देखा बयानात, बातचीत, प्यार मोहब्बत, ला ताल्लुकी, -1, शोर गुल, रीट्वीट ना होना,
ये सब आप देख रहे हैं, सबको बटन, इक्तदार, अच्छा सेनेटर साहब आखिरी चीज की वजाहत कर दीजिए। ऊपर भी सियासी सरगर्मियों का हवाला है। पहला इल्जाम है जो नीचे लिखा है तमाम इल्जामात साबित हो चुके हैं, नीचे फिर सियासी सरगर्मियों की बात है। तो फर्क क्या है, पहली वाली इन ऑफिस सियासी सरगर्मियां और बाद वाली रिटायरमेंट के बाद जिसका 9 मई की तरफ इशारा है, पुरतशद्दुद और सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने, राइट? देखें, एक तो ये कि आपने सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ या पहली लाइन का वर्ड जो है, जो उसमें लिखा हुआ है, वो है सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी। सीक्रेट एक्ट के जुमरे में बहुत कुछ आ जाता है जो हमारे तस्वुर से भी बाहर है। तो मेन तो वो उसको फोकस। दूसरा इल्जाम है ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां जो रियासत की सलामती और मुफादात के लिए नुकसानदेह हैं, ये दूसरा इल्जाम है ना। मैं तो ऊपर की बात कर रही हूँ, सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना। ऊपर की सियासी सरगर्मियों का मेंशन और नीचे की सियासी सरगर्मियों में फर्क क्या है सर? इन यूनिफॉर्म एंड विदाउट यूनिफॉर्म, बिल्कुल आपने करेक्ट कहा। इन एंड आउट ऑफ यूनिफॉर्म। नंबर टू आप याद रखे, नंबर टू एक और चीज याद रखे, इमरान खान साहब जब उतर गए थे तो फैज हमीद फिर भी लेफ्टिनेंट जनरल और यूनिफॉर्म में थे। वो मदाखलत भी थी, वो सहूलतकारी भी थी, और उसके बाद तो वो थे ही थे। तो इन यूनिफॉर्म एंड आउट ऑफ यूनिफॉर्म दोनों चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल वाड़ा हमारे साथ मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनी। अनप्रेसिडेंटेड कन्विक्शन है पाकिस्तान की तारीख में, पहली बार तगड़ी स्पाई एजेंसी ISI के साबिक सरबरा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी पहली बार देखी जा रही है फौज की जानिब से, और अब ये बताया जा रहा है कि अगली जो इन्वेस्टिगेशंस होंगी जिसका जिक्र प्रेस रिलीज में दिया गया है, वो 9 मई की तरफ इशारा है कि जिस हवाले से नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, और इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल भी खारिजुल इम्कान नहीं है, जबकि फैज हमीद अब इमरान खान के खिलाफ वादमाफ गवाह भी बनेंगे। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोना बी राइट बैक। पाकिस्तान ने नॉर्वे के सफीर मिस्टर पेर एल्बर्ट इल्सास को बाज़ाब्ता डिमार्श जारी कर दिया है, और ये इकदाम नॉर्वे की जानिब से पाकिस्तान के अंदरूनी अदालती मामलात में मुदाखलत समझी जाने वाली सरगर्मियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के तौर पर किया गया है। आज नॉर्वे के सफीर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की कारकुन और वकील एमान मजारी और उनके शोहर हादी चट्टा की दरख्वास्त पर अदालती कार्रवाई देखने के लिए मौजूद थे। वजारत खारजा के मुताबिक नॉर्वे के सफीर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एमान मजारी केस की समाअत में शिरकत न सिर्फ सफारती हद से तजावुज था, बल्कि पाकिस्तान के अंदरूनी अदालती मामलात में बराह रास्त मुदाखलत भी थी। ये इकदाम वियना कन्वेंशन 1961 के आर्टिकल 41 की खुली खिलाफ वर्जी है, जो सफारतकारों को मेजबान मुल्क के कवानीन का एहतराम करने और इसके अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत का पाबंद करता है। वजारत खारजा के मुताबिक एक आजाद खुद मुख्तार और कानून पर अमल दरामद करने वाली हार्ड स्टेट क्या होती है, पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है। सफारती असूलों के मुताबिक अमूमी तौर पर सफीर किसी अदालती समाअत में उसी सूरत मौजूद होता है कि जब मामला उसके मुल्क के किसी शहरी के मुतल्लिक हो, या फिर वो बतौर मुबस्सिर कार्रवाई का जायजा लेना चाहे ताकि शफाफियत और मुनसिफाना सलूक का यकीन किया जा सके। ताहम ऐसी मौजूदगी भी अमूमन अपने मुल्क की वाज़ेह इजाजत या बाज़ाब्ता सफारती जरूरत के बगैर नहीं होती। ताहम आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने मुतनाज़ ट्वीट्स केस में एडवोकेट एमान मजारी के खिलाफ ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एमान मजारी की ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत की। बेंच में जस्टिस सलाउद्दीन और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक ट्रायल रोका जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट तमाम फ्री कैन को सुनकर फैसला करे। अदालती हुक्म में कहा गया कि तवक्को की जाती है हाई कोर्ट दोनों फ्री कैन को मुकम्मल सुनकर जल्द फैसला करेगी। दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम की कानूनी टीम की अपनी हिकमत अमली होती है, बगैर शफाफ ट्रायल किसी को सजा ना दे सकते हैं और ना ही देनी चाहिए। जज को भी दबाव से आजाद होकर दोनों फ्री कैन को मुकम्मल मौका देना चाहिए। दोनों मुल्जिमान खुद वकील हैं, वो खुद भी जिरा कर सकते हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि जज की बेतौकीरी होनी चाहिए और ना ही हाई कोर्ट की बेतौकीरी होनी चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल राना असद का कहना था कि दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि एमान मजारी को फांसी देने से ना तो आपको कुछ मिलेगा और ना ही आसमान गिरेगा। शफात ट्रायल की आइन जमानत देता है। अदालत ने फैसला दोनों फ्री कैन की बामी रजामंदी से जारी किया। फिर और अदालती कार्रवाई के दौरान नॉर्वे के सफीर भी कमरा अदालत में मौजूद रहे। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि एमान मजारी ने ट्रायल कोर्ट कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी।
इससे कबल अदालत ने हादी अली चट्टा और ईमान मजारी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। तहम ईमान मजारी अदालत में खुद पेश हो गई और ईमान मजारी ने मौक़िफ़ अपनाया कि जिस स्पीड से केस चल रहा है हमारे हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, हमें अदालत फर्दे जुर्म पढ़कर सुना दे, हमें सच बोलने की सजा दी जा रही है। कल से ये मुकदमा आला अदालत में सुना जाएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता रोज अमेरिका की जानिब से रेकोडेक मंसूबे के लिए 1.25 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग की मंजूरी के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाका तैयारों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और मुआवनत की मंजूरी देते हुए 68 करोड़ 60 लाख डॉलर की रकम का अप्रूवल दे दिया है। 686 मिलियन डॉलर मालियत के इस पैकेज में लिंक 16 सिस्टम्स, क्रिप्टोग्राफिक इक्विपमेंट, एवियोनिक्स अपडेट्स, ट्रेनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स सपोर्ट शामिल है। यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेटिव एजेंसी ने यह इतला 8 दिसंबर को खत लिखकर कांग्रेस को दी है। यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने खत में कहा कि यह फरोख्त अमेरिका की खारजा और कौमी सलामती के मकासद के मुताबिक है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और मुस्तकबिल के मुमकिन ऑपरेशंस में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के साथ इंटर ऑपरेटिबिलिटी बरकरार रखने में मदद मिलेगी। खत के मुताबिक ये फरोग पाकिस्तान के F-16 बेड़े को जदीद बनाने, इसकी हिफाजत बेहतर करने और इसे मौजूदा और मुस्तकबिल के खतरात से निमटने के काबिल बनाने में मुआवन होगी। इस अपडेट से ब्लॉक 52 और मिड लाइफ अपग्रेड F-16 तैयारों के इस्तेमाल की मुद्दत 2040 तक बढ़ जाएगी। नाज़रीन, अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को आसानी से इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है और ये फरोग खित्ते में ताकत का तवाजुन भी नहीं बदलेगी। इस मुआहिदे का मरकजी कॉन्ट्रैक्टर लॉकहीड मार्टिन होगा, जबकि इस पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान में किसी इजाफी अमरीकी एहलकार की जरूरत भी नहीं होगी। अमेरिका की जानिब से अपग्रेडेशन की मंजूरी का पाकिस्तान ने खैर मकदम किया है। F-16 लड़ाका तैयारों की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि रवा साल मई में भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमलों के बाद पाकिस्तान ने जब भारतीय जारियत का जवाब दिया तो F-16 तैयारे इस फ्लीट का हिस्सा थे कि जिन्होंने भारत के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान यह बताया था कि भारत के खिलाफ एरियल वॉर में पाकिस्तान के 42 हाईटेक एयरक्राफ्ट्स ने हिस्सा लिया है, जिनमें JF थंडर, J-10C और F-16 जंगी जहाज शामिल थे। इसी जंग के बाद सदर ट्रंप ने जंग खत्म करवाने का क्रेडिट तो लिया और फिर ये वो मौका था कि जब पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के करीब आने लगे। गुज़िश्ता रोज ही अमरीकी बैंक की जानिब से रेकोडेक मंसूबे के लिए 1.25 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग की मंजूरी भी दे दी गई है। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नैटली बेकर ने अपने पैगाम में बताया है कि आने वाले बरसों में एग्जिम बैंक की जानिब से फराहम की गई फाइनेंसिंग के जरिए 2 अरब डॉलर तक की अमरीकी मशीनरी और खिदमात रेकोडेक मंसूबे के लिए फराहम की जाएंगी कि जो कानकन्नी के काम में इस्तेमाल होंगी। नैटली बेकर के मुताबिक इस मंसूबे से अमेरिका में 6,000 और पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में 7,500 मुलाजमतें, एम्प्लॉयमेंट्स पैदा होंगी। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।